हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। आज हम अपने रीजनिंग के टॉपिक से हटके जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है मुद्दा मणिपुर हिंसा का, आप सभी को पता होगा, आप सब ने भी न्यूज़ में सुना होगा, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब समय समय पर मैं ऐसे मुद्दे लाता रहूँगा जिनका आपको जानकारी होना ज़रूरी है और जो जिनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ामों में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जीएस आप समझ सकते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए मेरी कोशिश है कि जो भी कुछ यहाँ से मिल सके। ठीक है, चलिए पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये मणिपुर हिंसा आखिरकार इसका जन्म कैसे हुआ है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर को समझना पड़ेगा, मणिपुर की स्थिति समझनी पड़ेगी। आखिरकार मणिपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी जनसंख्या की स्थिति क्या है, उसके तात्कालिक कारण क्या है, अभी जो ये मुद्दा उठा है उसका। तो इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में मणिपुर की स्थिति। भारत का मैप आप सभी ने देखा होगा, ये भारत का मैप। इधर अगर आप कोने में देखें तो ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में, जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है हमारा, जिसमें 7+1 सिक्किम, जिसको सिक्किम भी जोड़ा जाता है, 7+1 8 राज्य हमारे आते हैं। ठीक है, इन्हीं में ये मणिपुर स्टेट है। ये हमारा मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य की अगर आप सीमाएं देखें तो ये इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, म्यांमार से मिल रही है, और ये इधर ये असम से मिल रहा है, ऊपर की तरफ ये नागालैंड से मिल रहा है। अभी जो वर्तमान का और इसकी जो राजधानी, आपको पता होगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, और इम्फाल कहाँ पर है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। इम्फाल ये यहाँ पे लिखा है, मणिपुर की राजधानी ये इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल यहाँ पर है। अभी ये जो मुद्दा उठा, ये कहाँ से उठा, ये इस वाले डिस्ट्रिक्ट से उठा है। ठीक है, तो अभी आपने स्थिति समझ ली। अब मैं थोड़ा सा और डाटा पे आता हूँ। जो आप ये मणिपुर है, जितना ये आप देख रहे हैं, इसका लगभग 10% हिस्सा ऐसा है जो कि प्लेन एरिया है, और जो ये इम्फाल वैली है, इम्फाल वाला क्षेत्र ही आप कह सकते हैं, ये प्लेन वाली एरिया है। नहीं तो 90% जो है ये इसका, ये 90% हिल एरिया है। समझ रहे हैं, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। दूसरी स्थिति, ये भौगोलिक स्थिति आपने देख लिया, भौगोलिक इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखिए कि 90% ये हिल एरिया है और 10% ये मैदानी क्षेत्र है। अब इसकी जनसंख्या के बाद, चूँकि एक जनसंख्या का क्लेश है, दो तीन जनजातियों के बीच आपसी लड़ाई है। लड़ाई के रीजन क्या है उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले हमें जानना जरूरी था आखिरकार इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी जनसंख्या की स्थिति क्या है। जनसंख्या स्थिति ये है। ठीक है, आप जरा हम वापस चलते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए मणिपुर की भौगोलिक स्थिति, ये लिखा है मैंने इधर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से मिलती है, राज्य जो असम, नागालैंड, मिजोरम से, जो भी मैंने आपको मैप में दिखाया है। ठीक है, और इसकी जनसंख्या की जो स्थिति है, जो मुख्य जो लड़ाई है यहाँ पे अभी, इसमें 2 तरह की जनसंख्या है। एक है मैती समुदाय, जो यहाँ का डेवलप्ड समुदाय है, बहुत पहले से, आज़ादी के टाइम से ये डेवलप्ड समुदाय है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आज़ादी से पहले ये समुदाय एसटी कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। अभी क्या है, वर्तमान में ये समुदाय एसटी कैटेगरी में, मतलब अनुसूचित जनजाति में नहीं आता है। ये पूरे राज्य की जनसंख्या का लगभग, अलग अलग सोर्सेस में कोई 53% बताता है, कोई 55, कोई 60, आप इसको लगभग मान लीजिए 60% के आसपास। वैसे मैंने यहाँ 53% लिखा है। ठीक है, ये लगभग पूरे राज्य की आबादी का 55-60% लमसम मान सकते हैं, इतना है जो इम्फाल वैली में रहता है। और ये 10% भूभाग है जो मैं बताया, इम्फाल वैली का मैदानी क्षेत्र वहीं पर रहता है ये, और ये संपन्न है, डेवलप्ड है ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से। और एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको बताऊं जो कि मुझे ललन टॉप पे से मिली है। ये समुदाय, उसमें भी एक रिसर्च, जो एक प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, शायद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थे वो, उन्होंने ये बात बताई है। स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बात बताई
कि जो अभी आज जो लड़ाई का मुद्दा है वो मुद्दा कभी अब से 20 साल पहले तक था ही नहीं। क्यों नहीं था उसका भी रीज़न बताया जाएगा, और अभी क्यों होने लगा है। ये मैती अभी जो लड़ाई है वर्तमान में, दूसरा चलिए देखते हैं। एक मैती समुदाय है, दूसरा समुदाय है कुकी और नागा, या इसी तरीके की और अन्य 27 अन्य अनुसूचित जनजाति हैं। मुख्य इनमें कुकी और नागा हैं, जो कि राज्य के लगभग 30 से 40% आबादी है, और जो लगभग 90% भूभाग पर रहते हैं, और ये हिल एरिया पे रहते हैं। जो डेवलप्ड समुदाय है वो राज्य के 10% भूभाग पर इम्फाल वैली में रहता है, और इनकी जनसंख्या मैती समुदाय के लगभग 60% के आसपास। जो अन्य समुदाय जो जनजाति में आते हैं, कुकी, नागा और अन्य 27 जनजातियाँ और भी हैं, वो सारी की सारी लगभग राज्य की 30 से 40% जनसंख्या है, और जो कि 90% भूभाग वो भी हिल एरिया पे रहते हैं। ये उतने डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ये इसकी स्थिति होगी। अभी जो वर्तमान रीज़न है, जो किस वजह से ये हिंसा भड़की है, तात्कालिक कारण मैं बता दे रहा हूँ। उसमें 2 कारण लगभग सामने आ रहे हैं। पहला है, मणिपुर हाई कोर्ट ने अप्रैल में एक ऑर्डर दिया। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, राज्य सरकार के लिए एक सजेशन दिया कि वो चाहें तो मैती समुदाय को भी एसटी में शामिल कर सकते हैं। मतलब मैती समुदाय एसटी कैटेगरी में नहीं आता, और लेकिन आज़ादी से पहले ये एसटी कैटेगरी में आता था। दूसरी बात, ये डेवलप्ड है, 10% जो भूभाग वाला बढ़िया वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये रहता है। इन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं लगी। आज़ादी के बाद जब इनको एसटी कैटेगरी से निकाला गया तो इन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि हमें एसटी कैटेगरी में डाला जाए। ये अचानक से 10-20 सालों में क्यों मांग उठी, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका स्टडी करके बताई कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। और जो दूसरा है, देखो इस दूसरे वाले पॉइंट से पता चलेगा आखिरकार ये आंदोलन क्यों बढ़ा। पहला तो ये कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैती को भी एसटी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार परामर्श कर सकती है केंद्र सरकार से। जिससे क्या हुआ, जो अन्य जो एसटी में है जैसे कुकी और नागा, इन लोगों ने इसका विरोध किया। फिर दूसरा रीजन क्या था, वन भूमि से एसटी समुदाय को खदेड़ना। अभी राज्य सरकार एक वन भूमि से संबंधित कानून लाई थी, जिसमें वो वन भूमि में अवैध तरीके से जो भी कुकी, नागा से संबंधित या अन्य अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे थे उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था। इसलिए भी ये आंदोलन भड़का। हुआ क्या आगे, ये आपको समझना ज़रा ज़रूरी है थोड़ा सा। धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है मैती समुदाय। अब इसमें आपने बताया कि मैंने बताया ना कि जो हिल एरिया है, अब ये एसटी कैटेगरी की मांग क्यों कर रहे हैं, उसका मैं रीज़न पे आता हूँ कि ये डिमांड, मैती समुदाय एसटी में शामिल होने की डिमांड क्यों कर रहा है। क्योंकि इनके लिए अब रहने के लिए वो 10% जगह कम रह गई है। जो वन भूमि या 90% जो है ना, वो उस पर बाहर के जो ये मैती समुदाय, इनको ज़मीन खरीदने की वहाँ पे परमिशन नहीं है। 90% हिल एरिया में वन एरिया में केवल एसटी ही निवास कर सकते हैं, ना कि ये अन्य कैटेगरी। और इनकी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो इन लोगों को लगा, चूँकि और ये राज्य की मैक्सिमम पावर में ये हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब इन्हीं की है, ये सक्षम है, राज्य की पॉलिटिक्स में भी सक्षम है। और अब इन्हें लग रहा है कि यार हमें तो अधिकार ही नहीं है, हम कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इन्होंने भी, क्योंकि वो एसटी ही उस हिल एरिया में या आदिवासी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं जो एसटी में शामिल हैं, तो इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी तक डिमांड क्यों नहीं थी, जनसंख्या कम थी, सब अच्छे से रह रहे थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि की डिमांड बढ़ रही है। भूमि की डिमांड बढ़ने के लिए उन्हें राइट चाहिए एसटी में शामिल होना, क्योंकि जिससे वो ज़मीन खरीद सकें पहाड़ी एरिया पे, हिल एरिया पे। और ये जो हिल एरिया पे पहले से हैं कुकी और नागा, ये इसका विरोध कर रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, हम लोग अनडेवलप्ड हैं, मतलब उतना विकसित नहीं है, उतना हम लोग गरीब, इस तरीके से। तो इस तरीके 2 समुदायों का ये झगड़ा, आप शायद अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में जो कल परसों में जो चर्चा में आया है वो सबसे क्यों, क्योंकि हिंसा जो शुरू हुई थी वो 3 मई से शुरू हुई थी। 3 मई को ये आंदोलन शुरू हुआ
किस बात को लेके, जैसे ही मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके विरोध में कुकी और नागा समुदायों से संबंधित संगठनों ने विरोध किया। 4 मई को वहाँ पे हिंसा भड़क गई, आपस में मैती समुदाय और नागा समुदाय ये हो गया। 4 मई की एक घटना थी। 4 मई के बाद वहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, लेकिन 4 मई को ही मैती समुदाय के लोगों द्वारा कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। नग्न अवस्था में उनको परेड कराई गई, सड़क पे निकाला गया, और वो इंटरनेट नहीं था उस टाइम, वो वीडियो बना दी गई, और जैसे ही जब इंटरनेट बहाल किया गया वो इंटरनेट पे डाल दी गई वीडियो, जो बहुत ज़्यादा प्रचारित हुई, और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये स्थिति आप सोच सकते हैं कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें उठा के, तो 1813 के आसपास ये एक कानून, एक राज्य था हमारा केरल में, केरल के पास में त्रावणकोर, वहाँ पे इस तरीके की थी कि दलित महिलाओं को अपना स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी। जो स्तन ढकती थी उनको क्या कहना था, ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। उसी के विरोध में कुछ महिलाएं स्तन ढक के वहाँ पे निकली, दलित महिलाएं, उनके स्तन काट दिए गए थे। सेम स्थिति आज ऐसी हो रही है। देखिए आप मणिपुर में क्या है, ये कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग। बहुत बुरी स्थिति है। सोच के देखिए, एक होता है, हमने पढ़ा होगा, एक इथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं समानुभूति। समानुभूति का मतलब होता है किसी के दुख को समझने के लिए उसके स्थान पर अपने आप को रख के देख लीजिए। हम जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, हमारी सबकी माता बहन है, हम सब जरा सोच के देखें, जरा अपने आप को ऑब्जर्व करके देखें, वो हम में से अगर हमारी किसी की माँ बहन हो तो क्या हो सकता है, कितना बड़ा उस पर इशू बनाया जा सकता है। तो वो जिन्होंने भी वो किया, उनको वो अपने आप को वहाँ रख के देखना चाहिए, अपनी माँ बहनों को उस स्पेस पर रख के देखना चाहिए कि वो सिचुएशन या वो स्थिति उनकी माता बहनों के साथ अगर की जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय है। अब इसी को लेके ये आज का मुद्दा है। सरकार ने उस टाइम क्या कदम उठाए? सरकार ने वहाँ पे जब लगा कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से कर नहीं पाई, तो सरकार ने एक आर्टिकल 355 के तहत वहाँ पे 355 को लागू किया। इसके तहत क्या होता है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथों में आ गया, जिससे सरकार ने वहाँ पे मिलिट्री भेजी, लेकिन अभी तक भी वो नियंत्रण में स्थिति नहीं है। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल 356 नहीं लगाया गया। अगर आर्टिकल 356 लगाया जाता तो उससे राज्य सरकार पूर्ण रूप से बर्खास्त हो जाती है, वहाँ का शासन प्रशासन पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मणिपुर हिंसा में कौन सा आर्टिकल इम्पोज किया गया था, आर्टिकल 350। क्या ये राष्ट्रपति शासन है? ये राष्ट्रपति शासन नहीं है, राष्ट्रपति शासन 356 होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। जो भी वनडे एग्जाम वाले तैयार करें उनके लिए अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इन 7 स्टेट की सीमाएं आप देख लीजिए, 7 स्टेट के मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, उनके राज्यपाल देख लीजिए, उनमें कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए। गारो खासी जनजाति जैसे मेघालय में है, मणिपुर की जैसे मैं बताया कुकी नागा, इनका ये भी देख लीजिए किसका ज़्यादा है, जनसंख्या किसकी। जैसे मैती समुदाय में बताया अभी 60% है, कुकी नागा 40% है, कितने परसेंट हिली एरिया है। ठीक है, ये सब देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए बन सकता है। ठीक है, ये मैंने और भी बताया कि ऐसी घटनाएं अभी हमारे यहाँ पहले भी 2002 में गुजरात दंगा में बिल्किस बानो के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। वो प्रेग्नेंट थी और उनके साथ भी बलात्कार किया गया था। ठीक है, अभी क्या है, यूपी पीसीएस वाले जो भी यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ है। ठीक है, हमारा पेपर 1 है, यूपी पीसीएस का पेपर 1, उसकी यूनिट नंबर 9 है, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद है, जिसमें जाति व्यवस्था से संबंधित, क्षेत्रवाद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, वहाँ पर आप अगर इस तरीके कोई आए तो आप इस इशू को, मणिपुर हिंसा को, जो कि 2 समुदायों के बीच और जो ये एक हमारे पास एक तरीके से अनबैलेंस्ड विकास हुआ है, उसका परिणाम है। किस तरीके से ये एक राष्ट्रीय संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आए तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेबस देखिए, उसमें एक क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी में भी आया जाति व्यवस्था से संबंधित, तो वो देख लीजिए आप, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे द्वारा यही जानकारी दी गई थी। थैंक यू, गुड नाइट।